नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन्फॉर्म भारत पर। आज हम बात करने वाले हैं डीप स्टेट की। काफ़ी दिनों से ये टर्म अखबारों में आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स पर आ रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये डीप स्टेट कहते किसे हैं। डीप स्टेट दरअसल उन प्रभावशाली लोगों का समूह होता है जो सरकार की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। अब आप कहेंगे कि सरकार तो देश की दिशा और दशा को निर्धारित करती है, तो उसे कौन लीड कर रहा है? यही तो डीप स्टेट होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये आज कहाँ कहाँ सक्रिय हैं, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका इसके बीच में 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है। तो 40 के आसपास अमेरिका पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं हुआ था। पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया, जो कि एक अमेरिकन नेवल बेस था, और उसके बाद से अमेरिका अपनी पूरी शक्ति के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक तरह से रिजल्ट आप कह सकते हो कि अमेरिका ने अपने पक्ष में और अपने सहयोगी के पक्ष में मोड़ दिया था। लेकिन जब ये अटैक हुआ था, पर्ल हार्बर पर जब अटैक हुआ था, तो अमेरिका में जो सब कोई कह रहे थे कि अब तो हमें इसमें युद्ध में अपनी पूरी शक्ति के साथ कूदना चाहिए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, मुख्यतः क्या करते हैं, सामान्य तरीके से क्या करती हैं सरकारें, राष्ट्रपति क्या करते हैं? वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ जो सांसद होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं और फिर सरकारें निर्णय लेती हैं। लेकिन रूजवेल्ट संसद नहीं गए थे, अमेरिका की संसद में वो नहीं गए। इनफैक्ट वो एक वॉल स्ट्रीट के एक वकील से मिले। उस वकील का नाम था वाइल्ड डोनोवन। तो डोनोवन इंटेलिजेंस और उससे संबंधित चीज़ों को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहता था। रूजवेल्ट उससे मिलते हैं और बातचीत करते हैं और निष्कर्ष ये पहुंचता है कि अमेरिका को सरकार से परे जाकर के कुछ करना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए। इसी के साथ OSS यानी ऑफिसर स्ट्रेटेजिक सर्विसेज की स्थापना की गई, जो कि आप कह सकते हो डीप स्टेट की एक तरह से नींव पड़ी थी। तो अमेरिका में इस संस्था के बाद इसमें संबंधित जो भी लोग रहते हैं वही डीप स्टेट कहलाते हैं, और मुख्यतः ये इंटेलिजेंस के होते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का मतलब होता है अमेरिका का विदेश मंत्रालय, और मिलिट्री से जुड़े कुछ लोग होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि सरकार क्या करेगी। राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, जिस किसी पार्टी का हो, डीप स्टेट ही निर्धारित करता है कि इन्हें कैसे और कहां पर एक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में है, पाकिस्तान में भी डीप स्टेट काफ़ी सक्रिय है। ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री को आप डीप स्टेट कह सकते हैं। और एक कहते हैं हमेशा कि देशों के पास मिलिट्री है, बट पाकिस्तान की मिलिट्री इकलौती मिलिट्री है जिसके पास देश है। कोई भी सरकार आज तक पाकिस्तान में अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है, क्योंकि डीप स्टेट को ये पसंद नहीं आता है, तो आर्बिट्ररी तरीके से ये उन्हें हटा देते हैं। तो यही डीप स्टेट का काम होता है, ये सरकार से परे जाकर काम करती है, और मुख्यतः ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही होते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में एक पब्लिक ओपिनियन होता है। उस पब्लिक ओपिनियन को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। डीप स्टेट ये काम सरकार पर छोड़ता है कि आप पब्लिक को आप कन्विंस करो, मैं अपने तरीके से पर्दे के पीछे काम करूंगा। इसकी कुछ उदाहरण को अगर हम समझें तो अभी जैसे टेलीग्राम के CEO को अरेस्ट किया गया है, इसमें अमेरिकन डीप स्टेट की पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट रही है। टेलीग्राम जितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, हम में से उन्हें मालूम है कि इस ऐप के जरिए आप मैसेजेस और पिक्चर्स और वीडियोस को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। बट बाकी ऐप्स की तरह टेलीग्राम में एनोनिमिटी कुछ ज़्यादा है। कौन मैसेज भेज रहा है ये पता नहीं चलता है, किसने क्या लिखा है ये पता नहीं चलता है। तो जब आप एनोनिमस तरीके से काम करते हैं तो हो सकता है आप सरकार के अगेंस्ट में भी जा रहे हैं। 2014 से लेकर 2020 तक अमेरिका ने टेलीग्राम का भरपूर इस्तेमाल किया है। कहाँ कहाँ किया है? उन देशों में किया है जहाँ की सरकारें अमेरिका के पक्ष में नहीं थी। जैसे बेलारूस में, बेलारूस रूस का सहयोगी था। अमेरिका ने वहाँ पर एक कलर रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइज किया था, जिससे ऑलमोस्ट वहाँ की सरकार बदल गई थी। यूक्रेन में विक्टर याकुनोविच नाम के राष्ट्रपति थे, जो कि रूस के समर्थक थे, और उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील के लिए मना कर दिया था। इसके बाद से वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और इसमें भी यूक्रेन के लगभग 75% लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिका ने खूब सारे प्रोपेगेंडा वीडियो और मैसेजेस टेलीग्राम में भिजवाए थे, जो कि यूक्रेनियंस के पास पहुँचे थे। इसके अतिरिक्त नेशनल इंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था है, जो कहते हैं अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है CIA, उसी का एक पाला पोसा हुआ एक अंग है, उसी का एक इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट क्राफ्ट का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये
इंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने कई सारे टेलीग्राम चैनल बनाए थे। उनके जो एडमिन्स थे वो इस संस्था के पेरोल पर थे। इनका काम क्या था? इनका काम था सरकार के विरोध में यूक्रेन, बेलारूस, यहाँ तक कि चीन, ईरान, हर जगह पर सरकार के विरोध में टेलीग्राम में मैसेजेस डालना, वीडियोस बनाना। अब कौन भेज रहा था ये सरकार कभी पता नहीं कर पाती थी, क्योंकि टेलीग्राम में एनोनिमिटी होती थी। तो काफ़ी टाइम तक अमेरिका ने 2014 से 2020 तक इस ऐप का भरपूर प्रयोग किया है अपने प्रतिद्वंदियों को अस्थिर करने के लिए। लेकिन फ्री स्पीच के साथ एक दिक्कत है, ये कब आपके विरोध में आ जाए आप कभी नहीं जानते हैं। तो जो काम अमेरिका बाकी देशों में कर रहा था, यही काम रशिया ने यूक्रेन में करना शुरू कर दिया। रशिया के प्रोपेगेंडा के सामने अमेरिकी प्रोपेगेंडा कमज़ोर पड़ने लग गया। टेलीग्राम के द्वारा जो रशिया कर पा रहा था वो अमेरिका उसको रोक नहीं पा रहा था। और टेलीग्राम किसी भी तरह से अमेरिका के सपोर्ट में नहीं आया, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो 5-6 साल तक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था, वही काम रशिया करने लग गया। इससे अमेरिका को बड़ी तकलीफ हुई और अपने एक सहयोगी देश फ्रांस में टेलीग्राम के सीईओ को अमेरिका ने अरेस्ट करा दिया है। तो यही फ्री स्पीच की खासियत है कि ये कब आपके विरोध में आ जाए आप कभी नहीं जानते हैं। एब्सोल्यूट फ्री स्पीच इसीलिए कहा जाता है कि नहीं होना चाहिए, सरकारों को थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाना चाहिए। पर किस सरकार को लगाना चाहिए? देश की चुनी हुई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। किसी ऐप को या किसी विदेशी ताकत को ये लगाने का अधिकार नहीं है। आप देखिए अभी जो भारत में चल रहा है, अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, और ठीक है, प्रोटेस्ट किसी भी प्रजातांत्रिक देश में प्रोटेस्ट लोगों का एक तरह से आप कह लो कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सरकार को अपनी बात मनवाने का एक साधन होते हैं। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट में विदेशी ताकतें घुस जाती हैं तब स्थिति चिंताजनक हो जाती है। आप देखिए अमेरिका के राजनयिक भारत के विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। आज तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती थी। पारा डिप्लोमेसी होती थी। पारा डिप्लोमेसी क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भारत सरकार एक स्टेट डिपार्टमेंट बन रखा है हमारे विदेश मंत्रालय में, जिसमें आईएफएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, वो अलग अलग राज्यों को भारत के इस बात में सहायता प्रदान करते हैं कि आपको किस देश के साथ अच्छे संबंध बनाने। जैसे केरला को गल्फ इकॉनमी कहते हैं, तो केरला के कई सारे लोग सऊदी अरेबिया, यूएई में काम करते हैं। तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर केरला को सऊदी और यूएई के साथ कुछ संबंध बनाने में हेल्प करेगा, जैसे बिहार का नेपाल के साथ हो सकता है। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन सरकारें सरकार का सहयोग करें, ये तो समझ में आता है कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत के राज्य सरकारों को किसी देश के साथ कुछ संबंध प्रगाढ़ कराने में सहायता कर रहा है, ये तो चलिए सरकार का काम है। लेकिन जब अमेरिकी राजनयिक ऐसे नेताओं से मिलने लगते हैं जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, तब लगता है कि कुछ तो पक रहा है, समथिंग इज कुकिंग अप देयर। तो आप देखना आने वाले समय में भारत में और भी विरोध प्रदर्शन होगा, और इसमें बिग टेक का अच्छा खासा हाथ रहेगा। सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया जाएगा। टेलीग्राम यहाँ रहे या ना रहे, लेकिन बाकी चीज़ें हैं जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, इस तरह की चीज़ों पर आप एक प्रोपेगेंडा देखेंगे। स्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये संयम बना के रखिए। ऑफिशियल वर्जन, सरकार के जवाब की प्रतीक्षा करिए। आधे अधूरे सत्य को किसी ने वीडियो पे कुछ बोल दिया तो आपको उसको अक्षरशः सत्य मानने की आवश्यकता नहीं है। माइक बेंस नाम के एक अधिकारी थे जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा ही डिटेल इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। और उन्होंने उसमें एक लाइन बोली अपने इंटरव्यू में, इफ सपोर्ट इज नॉट अर्नड इट हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड। अर्थात अगर समर्थन मिलेगा नहीं तो हम समर्थन के लिए बीज प्रत्यारोपित कर देंगे। कैसे करेंगे? प्रोटेस्ट कराएंगे, लोगों को भड़काएंगे और बाकी उलझुल की चीज़ें करेंगे। तो ऐसा कुछ भारत में होने की प्रबल संभावना दिख रही है। इन्फॉर्म भारत का जो पहला वीडियो था, जो हमने लोकसभा चुनाव के बाद 3 महीने पहले जब किया था, जब हमने चुनाव के नतीजों का आकलन किया था, उसमें हमने बताया था कि अब जो गठबंधन की सरकार, मोदी सरकार आई है, इसमें अधिकतर बिल कमेटी स्टेजेस में जाएंगे, जो कि पिछली लोकसभा यानी कि 2019 से 2024 तक केवल 16 या 17% बिल कमेटी स्टेज में गए थे। आप देखिए कि 3 महीने के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल कमेटी में जा चुका है।
तो हमने जो बातें बोली थी वो होने लग गई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे जो होने वाला है वो आपको पहले से बता रहे हैं। सावधानी बरतें, ऐसा कुछ ना करें जिससे कि देश और सरकार या कानून आपके पीछे पड़ जाए। जय भारत।